हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर आईओटी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ आईओटी। इसके अंदर हम आईओटी के अंदर जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे उसको कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें तो हम पहले कवर कर चुके हैं। स्टिल ये टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन फॉर आईओटी क्या है ये? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जब हम बात करते थे तो हम कहते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन द वेट इज़ नाउ ओवर। और अब हम ऑलमोस्ट वी आर एंटरिंग इन द एरा ऑफ आईओटी। आईओटी अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन है? टेलीकम्युनिकेशन का। यू कैन से द इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो जो आईओटी है वो क्या करता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, जितने भी आपके आसपास जो भी थिंग्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उनको पावर देता है कि वो सुन सकें, वो देख सकें, वो महसूस कर सकें, और वो आपस में बात भी कर सकें, ठीक है। वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, और वो एक दूसरे से डिसीजंस को, जो डिसीजंस होंगे उनके साथ वो कोऑर्डिनेट कर सकें। ओके, जैसे एक डिसीजन हुआ, या तो हीटर चलना है या एसी चलना है, तो जब ये डिसाइड हो चुका कि एसी ऑन होना है तो हीटर ऑन नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन है, डिसीजन का कोऑर्डिनेशन है कि मीन्स अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग यदि एसी की रिक्वायरमेंट है तो इट मीन्स कि उस टाइम हीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईओटी हर एक चीज़ को कनेक्ट करती है आज के टाइम में। मैं HVAC सिस्टम देखता हूँ, हीटिंग वेंटिलेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और वो सिस्टम क्या है कि उसके अंदर उसको हम कम्प्लीटली एयर कंडीशनड बोल सकते हैं। मीन्स कोई भी एनवायरनमेंट हो, प्रॉपरली वेंटिलेशन होगी। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर यही होता है। और हीटिंग प्रॉपर होगी, अंदर जो टेम्परेचर होगा मेंटेन रहेगा, अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहेगी। दिस इज़ द HVAC सिस्टम। और स्मार्ट होम्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करें, या इमरजेंसी रिस्पॉन्स इक्विपमेंट्स की बात करें, तो जो भी चीज़ें हैं वो स्मार्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है आईओटी के थ्रू। फ्रेमवर्क क्या है, कैसे वो कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के लिए फ्रेमवर्क क्या यूज़ हो रहा है? इसमें क्या है, IoT connects domain specific applications in vertical market। मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मैंने पहले ही बताया था। जब मैं वर्टिकल एस्पेक्ट लेता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि उसका जो स्कोप है, वो एक लिमिटेड फील्ड के अंदर स्कोप है, ठीक है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो उसका यूटिलिटी है, जो उसका स्कोप है, वो एक वाइड एरिया के अंदर है। वाइड, देर आर मैनी मैनी फील्ड्स, देर आर वैरायटी ऑफ फील्ड्स इन विच दैट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। तो ये हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट हो गया, और वर्टिकल का कंसेप्ट हो गया। जब मैं वर्टिकल के कंसेप्ट की बात करता हूँ तो आईओटी का एप्लीकेशन वर्टिकल लेवल पर भी है, वर्टिकल मार्केट्स में भी है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इस टाइप में भी है। और कुछ हॉरिजॉन्टल मार्केट में है, जैसे जहाँ जो कुछ कंपोनेंट्स ऑफ द आईओटी, कुछ कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी हैं, कुछ सेगमेंट्स ऑफ आईओटी हैं जो हर जगह यूज़ हो रहे हैं। जैसे डाटा एनालिसिस है और नेटवर्क मॉनिटरिंग है, ये सब चीज़ें तो हर एक फील्ड में यूज़ होंगी। इन ईच डोमेन सेंसर एक्चुएटर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। हर एक फील्ड के अंदर एक्चुएटर और जो सेंसर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब जब ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हर चीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है और एक सेंटर हब है जहाँ
तो उससे क्या है कि IoT गेट्स सो मच पावर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रो द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। मीन्स आपने सब पावर जब IoT को दे दी कि वो आपके डिसीजंस भी करेगा, वो आपके ऑब्जर्वेशन भी रखेगा, इट विल कीप एन आई ऑन योर ऑल द सराउंडिंग्स। तो उसके बाद क्या है कि दैट विल हैव द पावर, IoT विल हैव द पावर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रो द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जैसे हम कहते हैं कि इस टाइम में मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर के आने से जो इम्प्रूवमेंट होना था वो हो चुका है कंप्यूटर के आने से। नाउ ए बिग चेंज इज अवेटेड, और वो बिग चेंज किस फॉर्म में आ रहा है? वो IoT की फॉर्म में आ रहा है। बिग चेंज जो है अवेटेड है वो किस फॉर्म में? IoT की फॉर्म में। इट मीन्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट व्हेन द IoT विल बी इन द इट्स पेस, जब वो एक गति पकड़ जाएगा, एक अपने फुल पेस पे आ जाएगा, तो देर विल बी लॉट ऑफ जॉब्स, बहुत कुछ होगा उस टाइम काम। 6 मेन एलिमेंट्स हैं IoT के अंदर। क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, सेंस करना है, और कंप्यूटेशन है, जो डाटा हुआ उसको कंप्यूटेशन करना, उसकी कम्युनिकेट करना, आप डाटा सेंड कर सकते हो। सर्विसेज हैं, डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं, डिसीजन मेकिंग हो गया, तो वो सब चीज़ें। और सिमेंटिक्स का मीनिंग क्या है कि कोई भी वर्ड्स बोले जाएं यदि, तो उनको समझना है। तो दिस इज़ द स्टडी रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द वर्ड्स। उसका भाव क्या है, वर्ड्स का भाव क्या है। क्या यदि मैंने स्टैंड कहा तो स्टैंड का मतलब क्या? मशीन को समझना चाहिए कि स्टैंड का मतलब क्या। तो IoT एलिमेंट्स का रिव्यू करते हैं। तो IoT एलिमेंट्स के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्या होगा? प्रोवाइड ए क्लियर आइडेंटिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। जब मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूँगा तो इसका मतलब ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट की क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और एग्जांपल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड्स हैं, EPC, या यूबिक्वियस कोड्स हैं, यू कोड जिसको बोलते हैं। तो ये कोड्स हैं जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है। क्योंकि जब भी हम यदि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम जब कोई हम लेटर डालते हैं, तो हम किसी पर्सन को एड्रेस करके डालते हैं उसको। जब हमें किसी आदमी को बुलाना होता है, कि जब हम एक भीड़ में होते हैं, हमें किसी को बुलाना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसका एक कोड, उसका जो नेम है उसको बोल के बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा कि एवरीथिंग मस्ट हैव ए यूनिक आईडी। हर एक की अपनी एक आईडी होगी। क्रिएट्स ए क्लियर आइडेंटिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विद इन द नेटवर्क एंड मैचेस सर्विसेज विद द कस्टमर डिमांड। कस्टमर की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग देखेगा कि सर्विस अवेलेबल है नहीं। एड्रेसिंग क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एंड द एड्रेस। ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन और उसका जो एड्रेस है उसके अंदर डिस्टिंग्विश करना। और दिस इज अ क्रिटिकल एज आइडेंटिफिकेशन मेथड्स आर नॉट ग्लोबली यूनिक। हर जगह पूरे वर्ल्ड में जो आइडेंटिफिकेशन मेथड्स हैं वो यूनिक नहीं है, डिफरेंट यूज़ होते हैं। IPv4 और IPv5 इसके एग्जांपल्स हैं। जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, लेटेस्ट जो प्रोटोकॉल है वो IPv6 है। सेंसिंग एंड कंट्रोल गैदर्स डाटा फ्रॉम रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। जब हम सेंस और कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसका मीनिंग ये है कि हम जो आसपास जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग में जो चीज़ हो रही है, जो फिजिकल पैरामीटर में वेरिएशन हो रहा है, उसको हम सेंस कर रहे हैं, आपकी मशीन सेंस कर रही है उसको, एंड सेंड्स इट बैक टू द डाटा वेयर हाउस, डाटा बेस और क्लाउड। वहाँ भेज दिया जाता है उस डाटा को कलेक्ट करके। स्मार्ट सेंसर्स इसके एग्जाम्पल हैं, वेरिएबल सेंसिंग डिवाइसेज और एम्बेडेड सेंसर्स, एक्चुएटर, RFID टैग्स। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसिंग एंड कंट्रोल। कम्युनिकेशन की बात आ जाती है। फिर जो डाटा इकट्ठा होगा उसको अब कम्युनिकेट भी करना है। इट मीन्स इट कनेक्ट्स द हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स टू डिलीवर द स्पेसिफिक स्मार्ट सर्विसेज। जब IoT इज़ नॉट जस्ट ए थिंग,
IoT का कंसेप्ट की बात करें, जिसका मतलब ये नहीं कि एक सिर्फ ऑब्जेक्ट है, देर आर वेराइटी ऑफ द थिंग्स विच आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, थ्रू ए नेटवर्क। तो इट मीन्स कि उनका आपस में कम्युनिकेट भी होना है। तो जो कम्युनिकेशन होगा, जिस तरीके से वो एक दूसरे से डाटा डिलीवर करेंगे या इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। RFID की बात करते हैं, NC, UWB, ब्लूटूथ, BLE, और IEEE 802.15.4, Z-Wave, Wi-Fi direct, LTE. These are all the protocols which are used. IEEE 802.15.4 standard for the communication. तो जो मीडियम एक्सेस कंट्रोल है, मैक लेयर जिसको बोलते हैं, और फिजिकल लेयर, वहाँ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, उनके लिए प्रोटोकॉल डिफाइंड है। और सब कौन सी सब लेयर के अंदर है, मैक के अंदर और फिजिकल लेयर के अंदर, वहाँ इसको डिफाइन करते हैं। वहाँ पर ये लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मीन्स जब ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जहाँ थिंग टू थिंग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ हमें बहुत हाई रेट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होता, वहाँ लो रेट में भी काम चल जाता है। तो जो ये स्टैंडर्ड है IEEE 802.15.4, ये मैनी नोड्स को हैंडल कर सकता है और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑपरेबिलिटी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ हो सकता है। और IoT और M2M टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके इफ़ेक्टिव होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि इसके अंदर लो पावर कंजम्पशन है, लो डाटा रेट जो रिक्वायर्ड भी है, और लो कॉस्ट है, और हाई मैसेज थ्रूपुट है, ठीक है। तो ये इसका जो रीजन है M2M और IoT टेक्नोलॉजी के लिए, ये इस तरीके से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए भी चीज़ें, जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, ठीक है। और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और एनक्रिप्शन लेवल भी अच्छा है, और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, दीज ऑल आर प्रोवाइडेड इन this 802.15.4, but it does not provide quality of service guarantee, QoS की गारंटी नहीं प्रोवाइड करता। जब हम ब्लूटूथ लो एनर्जी की बात करते हैं, तो इसको हम ब्लूटूथ स्मार्ट भी बोलते हैं, और ये शॉर्ट रेंज रेडियो के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में जो इसमें पावर कंजम्पशन होगी, दैट विल बी ऑल्सो मिनिमम, ठीक है। और दैट दिस वे मीन्स पावर कंजम्पशन मिनिमम है, तो वी कैन यूज़ इट फॉर ए लॉन्गर टाइम। यदि हम बैटरी की बात करते हैं, तो सेम बैटरी के ऊपर ये लंबे टाइम तक काम करेगा। शायद आपको ध्यान हो कि आज से 10 ईयर पहले जब जो ब्लूटूथ आते थे, और उन ब्लूटूथ में यदि हमने मोबाइल को ब्लूटूथ ऑन छोड़ दिया, तो हो सकता है 2 आवर्स के अंदर वो आपके पावर कंज्यूम हो जाए, आपकी बैटरी की पूरी पावर कंज्यूम हो जाए, ठीक है। दिस एफिशिएंसी मेक्स इट ए गुड ऑप्शन फॉर द IoT एप्लीकेशन कंपेयर टू इट्स प्रीवियस वर्जन्स। प्रीवियस जो पहले वाले वर्जन हैं, उनसे इनकी एफिशिएंसी बहुत बेटर है। और द रेंज कवरेज ऑफ BLE, जो लो एनर्जीज को बोलते हैं, ब्लूटूथ विद लो एनर्जी, वो उसकी रेंज ऑफ कवरेज भी पहले से बहुत अच्छी। पहले हम जो रेंज ऑफ कवरेज मानते थे, वो 10 मीटर के अराउंड मानते थे, और अब हम इसको 100 मीटर के अराउंड कंसिडर करते हैं। और लेटेंसी पीरियड भी कम है। लेटेंसी मीन्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट मे बी कंसिडर डिले आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन। और मैं दूसरा इस तरीके से इसको बात कर सकता हूँ कि कोई यदि कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोई
रियल टाइम ऑपरेशन चल रहा है, रियल टाइम कुछ एप्लीकेशन चल रहा है, और उसके अंदर यदि बीच में कहीं कट होता है तो वो उसमें लेटेंसी कंसिडर होता है। तो लेटेंसी बहुत ज़्यादा होगा तो हम उसको रियल टाइम में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें जो BLE है इसके अंदर जो लेटेंसी टाइम है दैट इज़ ऑल्सो 15 टाइम्स शॉर्टर, और जो ट्रांसमिशन पावर है दैट इज़ बिटवीन 0.01 टू 10 मिली वॉट, इसके ऊपर आपका BLE ऑपरेट कर सकता है। और स्मार्टफोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर के अंदर ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश की, और उन्होंने इसके स्टैंडर्ड डेवलप करवाए, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स आर यूजिंग दिस। EPC ग्लोबल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड यूज होता है RFID टैग्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस के अंदर। RFID एक प्रोटोकॉल है और RFID टैग उसके अंदर यूज होने वाला EPC है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड है, जो RFID टैग की फॉर्म में जिसको जाना जाता है। और ये यूज़ कहाँ होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ भी हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, या आपने एक कुरियर बुक करवाया, आपने एक टेली मार्केटिंग जो लोग करते हैं उनसे आपने कोई ऑर्डर बुक किया, और उसके बाद वो उसकी लोकेशन क्या क्या लोकेशन चल रही है, तो वो चीज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि उसकी लोकेशन कहाँ है, तो वो किस से बेस पर हो रहा है, वो RFID के ऊपर बेस्ड हो रहा है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जो इसका आर्किटेक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर रिलाई करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट बेस्ड RFID टेक्नोलॉजी, ठीक है। और वहाँ क्या है, RFID टैग्स हैं उसके अंदर, और RFID रीडर है जो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोज आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट बेस्ड RFID प्रोटोकॉल, उसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं। तो रीड RFID टैग ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मोमेंट में है, और वो जहाँ पर भी जिस भी स्टेज पर आगे वो रुकेगा तो क्या होगा, वहाँ रीडर्स लगे होंगे, वो रीडर उसको रीड करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वो इंटरनेट पे प्रोवाइड कर देंगे, एंड यू कैन सी फ्रॉम देयर, वहाँ से आप देख सकते हो कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, किस टाइम किस जगह पर है, वो वहाँ से पैक हो चुका है, वो शिपमेंट में है, वो एक सेकंड स्टेज पे आ चुका है, वो आपके सिटी में पहुँच चुका है, वो डिलीवरी के लिए नहीं निकल चुका है, वो सब चीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हो। RFID कोड्स उसमें होते हैं। जो ऑब्जेक्ट आईडीज़ है और सर्विस डिस्कवरी, तो all as well as the supporting object ID and service discovery, the openness, scalability, interoperability and the reliability of EPC global market is promising technology for the future of the IoT। ये सब क्वालिटीज़ हैं इसमें, स्केलेबिलिटी है, ओपननेस है, इंटरऑपरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। इन सब के कारण क्या है, फ्यूचर में हम इसका देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो EPC कोड्स हैं, या मैं RFID की बात कर लेता हूँ, उसका आगे आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस, और इसके अंदर दो वर्जन है, एडवांस है और M मशीन टाइप है। तो MTC मशीन टाइप कम्युनिकेशन, MTC जिसको ये M2M बोलते हैं, और IoT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। जब मैं LTE की बात करता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस बाकी जो और दूसरे प्रोटोकॉल हैं उनसे बेटर है, और LTE-A एडवांस का स्कोप स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन में, जहाँ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी इज़ एक्सपेक्टेड, वहाँ इसका यूज़ होता है। और LTE का जो दूसरा वर्जन है, मशीन टाइप वर्जन, उसके अंदर नैरो बैंड IoT, दो चीज़ बता रहा हूँ मैं, LTE मशीन टाइप और नैरो बैंड IoT, इन दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर भी रिसेंटली बहुत प्रोग्रेस हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। और इनकी एडवांटेज क्या है, इनके स्पेसिफिक
पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि लॉन्ग बैटरी लाइफ है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है और स्पीड ज़्यादा है, और उसके बाद क्या लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होते हैं ये, ठीक है। तो वो ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसके कारण इनको यूज़ किया जाता है। जेड वेव ये है लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये भी जो घर के ऑटोमेशन, अपने होम ऑटोमेशन में जो चीज़ नेटवर्क यूज़ होते हैं वहाँ यूज़ होता है। इसको HAN बोलते हैं। होम ऑटोमेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो, मीन्स द जो आने वाला है वो कल के टाइम में, मीन्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगले 5 ईयर के अंदर हमारे घरों में बहुत कुछ ऑटोमाइज होने वाला है। तो जेड वेव कवर्स ऑलमोस्ट 30 मीटर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और टाइनी डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था जब आपके घर के ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स जब कम्युनिकेट करेंगे, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड। तो ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर ये लाइट कंट्रोल, हाउस होल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल, स्मार्ट एनर्जी, HVAC और एक्सेस कंट्रोल और वेयरेबल हेल्थ केयर कंट्रोल और फायर डिटेक्शन, इन सब एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज़ है, सपोर्ट करते हैं इन सब को। अब नेक्स्ट टेबल के अंदर हम फिजिकल लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखेंगे, उनको कंपैरिजन देखेंगे। देखिए प्रोटोकॉल IEEE 802.15.4 BLE EPC ग्लोबल, ठीक है, और LTEA, इन चारों को हमने पढ़ा है अभी। इसके अंदर कौन सा स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ होती है, DSSS, FHSS और DS CDMA और मल्टीपल CCS, और यहाँ रेडियो बैंड कौन सा यूज़ हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है मेगाहर्ट्ज़ के अंदर, ये मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज हैं, ये LTE के अंदर वेरी कर रहा है। मैक एक्सेस की बात करते हैं तो TDM में CSM CA और ये चीज़ यूज़ होती है, TDM में और अलोहा OFDM में ये सब चीज़ें यूज़ होते हैं। डाटा रेट क्या है, 20, 40, 250 के, 1024 के और 5 to 640 के और 1 गीगा, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और उसके बाद क्या है, 65 किलो नोड्स स्केलेबिलिटी है इसकी, और 5917 स्लेव्स, जैसे मास्टर स्लेव की फॉर्म में होता है तो इतने स्लेव्स हैं इसमें। उसके बाद जेड वेव आता है। जेड वेव के अंदर रेडियो बैंड दिया हुआ है, मैक CSMA और CA, मैक एक्सेस, और डाटा रेट दे रखा है और नोट्स दे रखे हैं कितने नोट्स। जब हम IoT की बात करें तो दिस न्यू डायमेंशन, इट मीन्स एनी टाइम एनी प्लेस एनीथिंग, इसका मतलब ये है, इसका स्लोगन कह सकते हो आप। तो ऑन द मूव, जब आप कहीं मूव कर रहे हैं, जब कहीं आप चल रहे हैं, आउटडोर्स, इंडोर्स, नाइट, डे टाइम, किसी भी टाइम। उसके बाद एनी प्लेस ऑन द मूव, कहीं आप चल रहे हैं, आउटडोर के अंदर, इंडोर के अंदर, एट द PC, और उसके बाद क्या है, एनी टाइम एनीथिंग, सॉरी, बिटवीन PCs, ह्यूमन टू ह्यूमन, नॉट यूजिंग ए PC, ह्यूमन टू थिंग, यूजिंग जेनरिक इक्विपमेंट एंड थिंग टू थिंग, ये सब इसके कंसेप्ट्स हैं, एनी टाइम एनी प्लेस और एनीथिंग। कैप्चर, मूव एंड मैनेज, CM² आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज एंड नेटवर्क्स कनेक्टिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स टू इन्फॉर्म द सिस्टम, जो भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं तो और जो नेटवर्क डेवलप करते हैं वो क्या करते हैं कि फिज़िकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं। उसका पर्पज़ यही होता है कि उनको कनेक्ट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप करते हैं तो। और कोई भी एक सिंगल आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है जो हर एप्लीकेशन में फिट हो जाए, हर एक एप्लीकेशन में सेम आर्किटेक्चर नहीं चल सकता। तो देर आर डिफरेंट ऑफ आर्किटेक्चर्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, वहाँ की साइट क्या है, साइट का लेआउट क्या है और एप्लीकेशन क्या है उसकी, तो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है डाटा कैप्चर टेक्नोलॉजीज, RFID और ZigBee वगैरह हम यूज़ करते हैं। और वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ZigBee मैश और Wi-Fi 802.11 और WMAN, ये हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नेटवर्क्स यूज़ करते हैं।
CMM सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है, यहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो भी फिजिकली जो डाटा अवेलेबल है वो होगा। जैसे हम फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, या हम कोई साउंड ले सकते हैं, या हम कोई वीडियो ले सकते हैं, या हम कोई स्कैन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ कोई डाटा होगा, वो डाटा कैप्चर किया जाएगा किस तरीके से, सेंसर के थ्रू कैप्चर किया जाए, कोई सेंसर उसको सेंस करेगा। दीज आर द सेंसर्स। और यहाँ क्या है, नेटवर्क और वायरलेस, यहाँ नेटवर्क है जो उसको रिसीव करेगा और उसके बाद वो ट्रांसमिट कर देगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास। ये CM² या CMM सिस्टम है। और 802 वायरलेस स्पेस, 802 के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो उसके अंदर क्या है, उनकी रेंज क्या है, WPAN, WLAN, WMAN और WWAN। ठीक है, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, सभी वायरलेस हैं। और इसके अंदर डाटा रेट है वो Mbps के अंदर है। यहाँ डाटा रेट देखिए, यहाँ स्पीड सबसे कम है, यहाँ उससे ज़्यादा, फिर यहाँ उससे ज़्यादा, ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। और जब मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो लो डाटा रेट, लो पावर कंजम्पशन इसकी, स्मॉल साइज, लो कॉस्ट। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैच्योर, वेरी हाई डाटा रेट, अफोर्डेबल और हाई लॉन्गेविटी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। एनेबलर, हाई डाटा रेट, इकोनॉमिकल एंड मैनी ऑपरेटर्स। अब हम एनर्जी एफिशिएंट यूटिलिटी की बात करते हैं, मॉनिटरिंग एंड मीटरिंग सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आपके स्मार्ट होम्स की हम जनरली बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं इस चीज़ की। तो स्मार्ट होम के अंदर सपोज करो कि गैस मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है और वाटर मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट लगे हुए हैं तीनों, दीज आर ऑल स्मार्ट्स। तो क्या होगा कि यहाँ से जो कंट्रोल बॉक्स में सिग्नल जाएगा, वहाँ से वाईफाई राउटर में, वाईफाई राउटर से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट से जहाँ भी इसका कंट्रोल रूम है वहाँ चला जाएगा। यहाँ वाटर यूटिलिटी कंपनी के पास जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिकल और ये गैस यूटिलिटी सबके पास चला जाएगा। तो ऐसा ही हर घर से होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये ब्रॉडबैंड के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। ये वायरलेस भी कनेक्ट हो सकता है।